हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है और करंटली मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ वीएमएमसी सफदरजंग में। तो हाँ, जो हम ये रिवीजन शीट्स बना रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स की एंड केमिस्ट्री की। उम्मीद है कि आपको इस सबसे काफ़ी बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा। ये बेसिकली जो रिवीजन शीट्स हैं वो आपके एंड में, लाइक जब नीट में 1 वीक बाकी है, जब एक दिन बाकी है नीट में, तब पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास कुछ एक नोट्स होने चाहिए। बस उसी का एक आइडिया देने के लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन रिवीजन शीट से, बिकॉज वो आप खुद बनाएंगे तो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी भी रहेगी। बट ये एक बेसिक आइडिया है कि कैसे आप रिवीजन शीट बना सकते हैं, कैसे हमने बनाई थी। आज हम इस क्लास 11th एनसीईआरटी की यूनिट 3 जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। इस जैसे कि हर यूनिट के स्टार्टिंग में होता है, इस यूनिट की स्टार्टिंग में भी ये साइंटिस्ट GN रामचंद्रन के बारे में गिवन है। एंड ये आप एक बार रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, जस्ट एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ना कि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे भी काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक MBBS के फर्स्ट ईयर में भी बेसिक जो फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी है वो आपको वापस से यहीं पे लेके आएगी कि सेल होता क्या है। अगर आपने यहाँ ढंग से पढ़ लिया तो आपको वहाँ भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। ये मतलब जैसे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी चैप्टर्स हैं उनकी तरह नहीं है। इसमें आप काफ़ी समझने की चीज़ें हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ सेल। तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि जो मोस्ट फंडामेंटल अगर कोई चीज़ है लाइफ के लिए तो वो सेल है, क्योंकि एक सेल से अगर कोई छोटी चीज़ है, लाइक अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को देखें तो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो सेल है दैट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो ये कि जो A.V. लिवेनॉक थे, ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइफ सेल, लाइक इन्होंने स्पर्म्स, RBCs, इन सबको फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में देखा था। ये आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, ये पूछा जा सकता है नीट में। एंड देन सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स जो पता होने चाहिए। वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ईयर इसमें काफ़ी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एटलीस्ट इस चैप्टर में तो। लाइक 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। देन 1838 में फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेडन जो थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया एंड ही बेसिकली केम टू द कंक्लूजन दैट जो प्लांट्स हैं वो भी प्लांट सेल्स के बने हुए हैं विच लेटर ऑन फॉर्म टिश्यूज़ बाय जॉइनिंग टुगेदर। और इसी अबाउट द सेम टाइम ये स्लेडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे, ये गौर करने वाली बात है। देन जो श्वान थे इन द ईयर 1839, तो इन्होंने 1839 में, और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल्स पे काम किया एंड ही रिपोर्टेड कि इन्होंने भी ये देखा कि एनिमल्स भी एनिमल सेल्स के बने हैं, एंड प्लस इन्होंने ये भी देखा कि एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने जो प्लांट सेल्स पे स्टडीज़ की थी उनसे पता पड़ा कि सेल वॉल की प्रेजेंस होती है प्लांट सेल्स के बाहर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल का बेसिकली किसने सबसे पहले प्रेजेंस को डिस्क्राइब किया था। वो जनरली ना हम बॉटनिस्ट समझ के सोच लेते हैं कि प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट स्लेडन ने किया था, बट ये गलत है। आंसर इसका श्वान ही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद 1855 में, ये 4th ईयर है अभी तक का, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो रुडोल्फ वर्चाव है उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ये था। एंड उसके बाद जो सेल थियरी के दो जो लाइक हॉलमार्क्स हैं, वो ये हो गया। देन उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि लाइक एक सेल में बेसिकली उसका स्ट्रक्चर का आउटलाइन गिवन है। तो जैसे कि इसमें गिवन है कि हम एक स्लाइड प्रिपेयर करके उसको देखेंगे तो हमें एक प्लांट सेल में क्या दिखेगा एंड देन एक ह्यूमन चीक सेल में क्या दिखेगा। इसके बाद ऐसा जिसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो MCQ की फॉर्म में पूछ सकते हैं, बट स्टिल रीडिंग तो करनी ही है उसकी भी एक बार। देन ऑर्गेनल्स के बारे में बताया हुआ है। एंड कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं डबल मेम्ब्रेनस, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस है, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस है। उनमें से जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है
उनमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है राइबोसोम्स और एक है सेंट्रियोल्स। सो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी। और उसके बाद सेल्स में जो वैरायटी ऑफ शेप साइज़ हैं उस पर एक पैराग्राफ है। इसमें फिर कुछ फैक्ट याद रखने चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मास हैं दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स एंड लेंथ उनका 0.3 माइक्रोमीटर्स है। बैक्टीरिया जो है वो इससे स्लाइटली बड़ा होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर्स होता है साइज़ में। सो वो हमें पता होना चाहिए। देन द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सो ये तो काफ़ी याद रहता ही है, तो वैसे भी काफ़ी बचपन से पढ़े आ रहे हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन RBCs का जो डायमीटर है दैट इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर्स। नर्व सेल्स सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन वेराइटी ऑफ शेप्स पता है। उसके बाद जो डायग्राम्स हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एम्स में या नीट में पूछ जा सकते हैं। देन इफ़ यू स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सो यहाँ से जो मेन चैप्टर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट मान सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आ सकते हैं बैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। सो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ये जनरली स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद जो 4 बेसिक फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया के शेप्स के बेसिस पे वो है बैसिलस, कॉकस मतलब स्फेरिकल, विब्रियो एंड स्पाइरलम, ये आना चाहिए। देन इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी अच्छे से अंडरलाइन कर रखी थी, मतलब उसको बार बार पढ़ता था। सो मैं वो बता देता हूँ कि वो लाइंस कौन कौन सी थी। जैसे एक लाइन ये भी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोट्स की वो फंडामेंटली सिमिलर है, इवन दो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। सो ये वाला पॉइंट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता था कि ये पूछा जा सकता है कभी भी, मतलब इसमें लाइक अगर यहाँ पे हम फंडामेंटली डिफरेंट कर देंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। सो ये वाली एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे लगता था कि पूछा जा सकता है। देन उसके बाद सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। देन उसके बाद एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दैट मीन्स इनमें एक सिंगल क्रोमोसोम का सर्कुलर DNA है, इसे हम जीनोमिक DNA कहते हैं। इसके एडिशन में इनके पास एक और DNA है विच इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उस प्लाज्मिड के फंक्शंस हैं लाइक इट कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्लस जो आप आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12th में कि वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है प्लाज्मिड्स का, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ बेस्ड प्राइमरीली अपॉन कि वहाँ पे प्लाज्मिड्स का काफ़ी यूज़ है। सो इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको मॉनिटर करते हैं हम जब हम उसको फ्यूज़ करते हैं विद फॉरेन DNA। सो देन यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ही है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट है। देन उसके बाद जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं वो भी यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एंड राइबोसोम्स दोनों में होते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी आगे देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे वही साइज़, ये आप एक बार डायग्राम रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद सेल एनवलप जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, सो उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि दे हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये भी एक सेकंड लाइन जो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द आउटरमोस्ट लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आ सकता है कि इट इज़ अ टाइटली बाउंड सेल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और उसके बाद हालांकि इन सबके डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं बट फिर भी ये दे कैन एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 2 ग्रुप्स हो गए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो आपको पता होना चाहिए किस बेसिस पे हैं, क्यों हैं। एंड उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज it is present in as a loose sheath, it is called slime layer, and the second one may be thick and tough called the capsule. Then जो सेल वॉल है बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि वो शेप और एक मतलब थोड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, एंड जब उसको हम हाइपोटोनिक मीडियम में रखेंगे तो उसे बर्स्टिंग से प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि मीसोसोम क्या होता है। सो मीसोसोम जो है ये बेसिकली मतलब इन एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनटू द सेल। सो इसके 3 फॉर्म होंगे, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेले, एंड इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसके कुछ 3-4 फंक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है दैट इज सेल वॉल फॉर्मेशन, देन इसका सेकंड फंक्शन है DNA रेप्लिकेशन, थर्ड फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, मतलब वो तो खैर उसी का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, रेस्पिरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेसेस। सो ये कुछ इसके फंक्शंस थे। देन उसके बाद हम अगर उसकी मोटिलिटी पे आएँ तो इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स। नाउ इफ दे आर मोटाइल तो उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगी जिसे हम फ्लैजेला कहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है और जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ठीक है। लाइक इनके प्रोटीन्स भी अलग अलग हैं, जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो इनके जो प्रोटीन्स हैं
सो दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। और वहीं यूकैरियोटिक में हम पढ़ेंगे आगे कि वो बने हैं ट्यूब्यूलिन के, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें। सो एक और जो डिफरेंस है वो ये कि प्रोकैरियोटिक में जो फिलामेंट है वो सेल वॉल से एक्सटेंड कर रहा है और वहाँ पे यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कर रहा है। सो ये काफ़ी, तो यहाँ पे गिवन भी है इन दर सेल वॉल। और आप देखना आगे एक पॉइंट आएगा जिसमें वो बताएंगे कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। सो ये पॉइंट नेगलेक्ट नहीं करना है। देन इसके 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। सो जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सर्फेस टू आउटसाइड, ठीक है। देन 2 और जो अपेंडेजेस हैं इसके ऊपर वो है पाइले, फिम्ब्रिया। अच्छा, ये दोनों ही मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कि जो पाइलाए है, पाइलाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन प्रोटीन का बना होता है उसे हम पाइलिन कहते हैं, यानी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वेरस जो फ्लैजेलिन है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो इसके फंक्शंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। देन राइबोसोम्स जो हैं ये जैसे कि मैं बताया था कि दोनों में होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें ये 70s फॉर्म में है और जो यूकैरियोटिक है उसमें ये 80s फॉर्म में है। सो उसके बाद इनका साइज़ आपसे याद हो तो कर लीजिएगा। और इसके सब यूनिट्स होते हैं, तो ये 50s एंड 30s इसके सब यूनिट्स हैं। और ये एस के बारे में आगे अभी आएगा डिटेल में। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। सो बेसिकली क्या है पॉलीराइबोसोम्स, इसमें एक mRNA पे मल्टीपल राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। एंड सो इससे बेसिकली क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो mRNA होता है उसकी लाइफ काफ़ी कम होती है, सो इसीलिए उससे प्रोटीन्स जल्दी बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल राइबोसोम्स आ जाते हैं और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू मतलब थोड़ा स्पीड से होता है। सो ये रीज़न है कि प्रोकैरियोट्स में क्यों पॉलीसोम्स की फॉर्मेशन होती है। देन उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोकैरियोट्स का। सो ये बेसिकली रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ना उसके कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जिनमें कि स्टार्च स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये किस किस में प्रेजेंट है, BGM एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो इसके अलावा इस पैराग्राफ में और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम देखें तो फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। सो यूकैरियोटिक सेल्स के जो बेसिक फीचर्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि प्लांट सेल्स में होंगे सेल वॉल, प्लास्टिड्स और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो कि 95% तक की वॉल्यूम को सेल को ऑक्यूपाई करता है, और ऐसा एनिमल सेल्स में बिल्कुल नहीं है। एंड अदर एंड एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होंगे जो कि प्लांट्स में नहीं होंगे। सो ये वाला एक पॉइंट होगा। देन अगर हम देखें तो ये फिर नेक्स्ट पेज पे ये जो डायग्राम्स हैं ये अच्छे से आने चाहिए आपको, इसकी हर एक लेबलिंग आनी चाहिए। सो ये आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद हमें अलग अलग सेपरेट ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर सेल मेम्ब्रेन का अपना अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, तो चाहे ह्यूमन में भी अलग अलग सेल्स में वो अलग अलग होगा। तो इसमें हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो RBC के सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो हालांकि ये बेसिक रहेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो इट विल बी कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, एंड जो उसका पोलर हेड है दैट विल बी टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर टुवर्ड्स द इनर पार्ट। सो अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लिपिड कंपोनेंट है दैट इज़ मेनली कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन उसके बाद ये एक जो रेशो के परसेंटेज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करेगा इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो ये जो बेसिक आउट प्लान है स्ट्रक्चर का कि एक लिपिड बायलेयर होगी, ये हालांकि हर मेम्ब्रेन में कॉमन होगा, बट ये कि उसमें रेशो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कितना है या प्रोटीन और लिपिड का कितना है ये वेरी करेगा हर सेल टू सेल में। सो लाइक इरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन उसके बाद इसके प्रोटीन्स जो हैं उसके 2 टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो दे कैन बी इंटीग्रल या पेरिफेरल। तो अगर वो पूरा ट्रांसमेम्ब्रेन है तो उसे हम इंटीग्रल कहेंगे, और अगर वो सिर्फ आउटर या इनर सर्फेस पे है तो उसे हम पेरिफेरल कह देंगे। ये डायग्राम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी पढ़ाया जाएगा। सो ये कब प्रपोज किया गया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ क्वासी फ्लूइड इन नेचर, तो जिसकी वजह से बेसिकली लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इज पॉसिबल विद इन द ओवरऑल बायलेयर, एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन, इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, ये सब। देन उसके बाद ये जो पैराग्राफ है ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, तो ये काफ़ी बेसिक्स है, ये आपको आना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है, वाटर मूव्स थ्रू ऑस्मोसिस, और जो न्यूट्रल सॉलिड्स है वाटर है, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं। इसमें एनर्जी नहीं यूज़ होती, इसमें एनर्जी यूज़ होती है।
ये डाउन हिल होता है या अप हिल होता है, तो वो सब आना चाहिए। देन उसके बाद सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद अच्छा यहाँ पे सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन है, इसके फंक्शंस भी गिवन है इस इतने से सेक्शन में, वो आपको आने चाहिए। लाइक सेल टू सेल इंटरेक्शन हो गया, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स पे बैरियर हो गया, ये सब। देन उसके बाद अलग अलग जो जैसे एल्गी है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो प्लांट्स हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे फंगस वगैरह की भी सेल वॉल में काइटन होता है, काइटन एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन उसके बाद जो वॉल है, सबसे पहले जब सेल लाइक अभी मैच्योर नहीं हुआ है तो उसमें प्राइमरी वॉल होगी जो कि ग्रोथ के केपेबल है, एंड उसके बाद ये ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाती है। एंड सेकेंडरी वॉल होती है विच इज़ लाइक अगर ये प्राइमरी वॉल है और ये सेल है तो ये सेल के टुवर्ड्स इनर साइड आएगी, सेकेंडरी वॉल कह देंगे इसे, और इसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल का सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसमें बेसिकली हम कुछ 4 ऑर्गेनल्स को एक साथ कलेक्टिवली पढ़ेंगे, और ऐसा क्यों है क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी कोऑर्डिनेटेड हैं आपस में। सो वो 4 कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये चारों के फंक्शंस काफ़ी आपस में कोऑर्डिनेटेड है, सो इसलिए हम इनको एक सिस्टम में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो देन अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है दैट इट डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। सो जैसे जो इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है जो अंदर है दैट विल बी कॉल्ड एज द इंट्राल्यूमिनल एंड या सिंपली ल्यूमिनल, एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर इसके बाहर जो भी पार्ट है उससे हम कह देंगे एक्स्ट्राल्यूमिनल। सो साइटोप्लाज्म जो है दैट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल कंपार्टमेंट। देन उसके बाद जो ER है, अगर उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उसे RER कह देंगे, और अगर नहीं है तो उसे SER कह देंगे। फिर जो RER है दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, एंड जो SER है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, तो वो स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस जो है बॉडी में उस सब में काम आता है। एंड सो ये सारा ER के बारे में हो गया। देन गोल्जी अपैरेटस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको डिस्कवर कैमिलो गोल्जी ने किया था, और ईयर भी इसका सुपर इंपॉर्टेंट है 1898। देन उसके बाद इनके कई फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। सो फिर नंबर इनका सेल टू सेल वेरी करेगा, एंड इनकी एक बेसिक अरेंजमेंट यही है कि इसमें जो सिस या कॉन्वेक्स फेस होता है, सो ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मिंग फेस, और एक कॉन्केव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस होता है। सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये मेरी थर्ड लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सिस एंड ट्रांस हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। देन ये आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब एक वर्ड इधर उधर करने से कितना गलत हो जाएगा ये पॉइंट। सो ये हो गया। देन यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक इसके फंक्शंस के बारे में गिवन है, इसके पैकेजिंग का फंक्शन होता था। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि ये इंपॉर्टेंट है साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसिलेशन जैसे तो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली गोल्जी अपैरेटस में होता है। सो ये काफ़ी बार लाइक आया भी है नीट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लाइसोसोम्स जो हैं दे आर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लाइसोसोम्स हैं दे आर कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस जो होता है बेसिकली। तो ये एसिडिक pH पे एक्टिव होता है, और ये pH का जो वैल्यू है वो होता है 5, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है तो डाइजेस्ट करेंगे, सो ये इसके बारे में हो गया। देन वैक्यूल जो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया भी था कि प्लांट सेल्स में 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है ये, ठीक है। देन इसके बाद इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है इट विच इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। नाउ जो टोनोप्लास्ट है दैट कैन कैरी मटीरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देन इनके टाइप्स, तो एनसीईआरटी में 2 टाइप्स गिवन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फुल वैक्यूल, ये आप देख लीजिएगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 to 4.1 एंड डायमीटर। देन उसके बाद सेल टू सेल डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक एक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है और कुछ लाख माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। देन इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं वो 2 होते हैं बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए होता है जो कि इनको रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन ऐसा है। सो ये डायग्राम में सब क्लियर है। तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का कंपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड द आउटर कंपार्टमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर जो बचा हुआ बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस है दैट विल बी कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। सो हम डायग्राम से भी इस स्ट्रक्चर को काफ़ी कुछ
लाइक रिवाइज कर सकते हैं। देन जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स होती है, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा। सो ये बेसिकली सर्विस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। सो जैसे मैंने बताया था कि इनमें डीएनए होता है, सो दे हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए मॉलिक्यूल एक सिंगल है, लाइक ये जो है ये सिंगल है, और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो मल्टीपल है, ठीक है। सो ये आप नोट कर सकते हैं। देन राइबोसोम 70S हैं, जो कि जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं, एंड दे डिवाइड बाय फिजन। सो ऐसा नहीं होता कि सेल अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। सो दे डो नॉट अराइज लाइक ऑन देयर ओन। देन जो नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, दैट इज प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स, मतलब यूग्लिना में भी देखने को मिलता है। देन जो प्लास्टिड है उनके 3 टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन कि क्या क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट है। सो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है दैट बेसिकली कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। एंड ये सबको पता है, अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। तो सो इसमें अच्छा, इसमें बेसिकली कैरोटिनॉइड जो होते हैं ना, अगर वो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं देन वो क्रोमोप्लास्ट होगा, एंड बेसिकली कलरफुल होता है, लाइक कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, तो ये कलर बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। सो इसीलिए इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। एंड अगर वो स्टोरेज के लिए है, कलरलेस है, तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कह देंगे। लाइक 3 टाइप है इसके, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। फिर उसके बाद लाइक यहाँ पे डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। सो ये आगे भी काफ़ी काम आएगा इसका स्ट्रक्चर, तो वो ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। देन उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो मेसोफिल में मिलेंगे, सेल्स के मेसोफिल सेल्स में मिलेंगे, लीव्स के। इनकी शेप्स आ गई। देन इनकी लेंथ एंड विड्थ अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछा जा सकता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े हैं स्ट्रक्चर में। सो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो उसके बाद नंबर आप देख सकते हैं, फैक्चुअली क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ऑल्सो देयर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सेमी ऑटोनॉमस भी हैं। प्लस इनके जो स्ट्रक्चरल एक जो पिक्यूलियर फीचर है वो ये कि इनमें थैलोकॉइड्स होते हैं, दे आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। थैलोकॉइड जो है वो बेसिकली एक के ऊपर एक स्टैक करके, जैसे दिख रहा है डायग्राम में, दे फॉर्म ग्रानम। तो ग्रानम हो गया। फिर जो ये चीज़ें हैं, ये स्ट्रोमल लैमेला है, ये बेसिकली कुछ 2 अलग ग्राना के थैलोकॉइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। देन इसमें कुछ स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रोमा मतलब इसका मैट्रिक्स। सो इसके स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी है। अच्छा, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अच्छा, वो मैं वहाँ भी बताना भूल गया कि जो डीएनए है तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि वो डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। सो जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये जो सर्कुलर मॉलिक्यूल है डबल स्टैंडर्ड होता है। फिर यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे मल्टीपल है और राइबोसोम्स है। और क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं वो थैलोकॉइड्स में होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स हैं वो वही 70S, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया। देन राइबोसोम्स जो हैं इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, दे वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, जस्ट लाइक कैमेलोगोलॉजी कब हुआ था 1898 में, तो जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स 1953 में। किस किस के बने? राइबोन्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस क्या होता है? एस बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्वेटबॉक्स यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। 2 टाइप के होते हैं, 80S एंड 70S। ये दोनों ही 2 सब यूनिट्स के बने होते हैं। एंड ये जो एस है ना, इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो ये इनडायरेक्टली वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 सब यूनिट्स होती हैं, लाइक वो बता देता हूँ। 70S जो होती है वो बना होता है 50S का और 30S का, जो जनरली प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में वहाँ प्रेजेंट होता है। जो 80S यूनिट होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 60S एंड द 40S सब यूनिट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए याद। देन साइटोस्केलेटन, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं साइटोस्केलेटन, एंड इनके फंक्शंस हो गए, ये आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये अच्छा सा डायग्राम में गिवन है यहाँ पे, जो उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। तो फिर बेसिकली साइटोस्केलेटन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, या माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है, या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। सो उन्हीं स्ट्रक्चर से मिलकर भी कुछ चीज़ें और बनती है, जैसे कि लाइक सिलिया एंड फ्लैजेला। अब इसके बारे में पढ़ना है तो पहले आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो सब आपको साइटोस्केलेटन अच्छे से पढ़ने पे पता पड़ेगा। तो उसके बाद सिलिया एंड फ्लैजेला जो है बेसिकली ये है क्या? ये मोटिलिटी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दे हेल्प इन मोटिलिटी। तो जो सीलिया है वो थोड़े स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड जो फ्लैजेला हैं दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर,
ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे पजेस फ्लैजेला देखा हमने, एंड दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। आप इसके 2 पॉइंट्स आप बता सकते हो कि प्रोटीन डिफरेंट है और अराइज फ्रॉम द सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड फ्रॉम द मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल्स। देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में है कि कोर को एक्सोनिम कहते हैं। इसमें 9+2 माइक्रोट्यूबुलर एरे होता है, जिसमें कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम एक डबलेट कहेंगे। सो इसमें 9 डबलेट्स हैं इन द पेरिफेरी विच आर पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, फ्लैजेला। एंड देन यहाँ पे 2 सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल शीथ, और सॉरी दे आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड यहाँ पे द कवर्ड बाय द सेंट्रल शीथ। अच्छा, ये जो चीज़ दिख रही है ये रेडियल स्पोक्स हैं, तो ये भी 9 होंगे नंबर में। सो आपको नंबर याद होने चाहिए। सो ये 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। और इसमें और बस ये इंपॉर्टेंट है कि अरे 9+2 है, क्योंकि आगे हम देखेंगे सेंट्रोजोम में जो है वहाँ पे 9+0 है अरेंजमेंट, तो ये डिफरेंस आ सकता है। सो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद बस ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो ये चीज़ें हैं सीलियम एंड फ्लैजेलम, ये दे इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज़। तो ये हो गया। देन उसके बाद सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये भी मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। एंड बेसिकली एक सेंट्रोजोम में ना 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि आपस में ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं। सो ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। और तो ये भी 9+0 अरेंजमेंट है। तो वहाँ पे डबलेट्स कहते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं। और जो सेंट्रल रीजन होता है वहाँ पे कोई भी लाइक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, वहाँ पे बेसिकली एक प्रोटीनेशियस स्पेस होती है, उसे कहते हैं हब, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एंड सेम नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और ये वहाँ देखा था, दे गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजेला। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो भी इन्हीं से बेसिकली इन्हीं के बने होते हैं। देन न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो है ये हमने देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था एज अर्ली एज 1831, ठीक है। देन जो न्यूक्लियस है क्रोमैटिन टर्म जो है दैट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। देन उसके बाद 2 चीज़ें हैं न्यूक्लियस में, एक होगा इंटरफेस न्यूक्लियस और एक होगा लाइक जो डिवाइड कर रहा है न्यूक्लियस। सो जो इंटरफेस न्यूक्लियस है हम इस चैप्टर में उसी की बात कर रहे हैं, अभी डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है ना वो काफ़ी एक्सटेंडेड और इलैबोरेट होता है, उसमें न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर। सो दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन, मतलब वो कंडेंस नहीं हुए होता इनटू क्रोमोसोम्स, जो कि वो सेल साइकिल के टाइम पे हो जाएंगे। सो न्यूक्लियस में ही कुछ प्रेजेंट होती है स्फेरिकल बॉडीज जो कि कहते हैं न्यूक्लियोलस। इनमें बेसिकली मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस के अराउंड। सो ये बेसिकली कंटिन्यूस, मतलब ये थ्रू आउट न्यूक्लियोप्लाज्म कॉन्टैक्ट में रहते हैं और कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं करती है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से। देन जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो इसमें जो 2 मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज बेसिकली कंटिन्यूस विद द ईआर, जिसमें कि राइबोसोम्स भी हैं। सो उसे हम आरईआर कह देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ चीज़ें गिवन है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर पोर होते हैं बेसिकली जो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनके फ्यूजन से बनता है न्यूक्लियर पोर्स। सो उसका फंक्शन दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए प्रोटीन होता है थ्रू आउट इन एंड आउटसाइड द सेल। एंड उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो है दैट इज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसमें क्या क्या है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन है। सो न्यूक्लियोलस जो है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आरएनए सिंथेसिस है उसके लिए हेल्प करता है। एंड लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन जो कंटेंट है दैट इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस का, बिकॉज वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है। सो ये हो गया। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इंटरफेस के बाद जब सेल डिवाइड कर रहा होगा सेल डिवीजन में, तो तब जो है वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन से बना देगा क्रोमोसोम्स। तो ये डायग्राम जो दिख रहा है दिस इज ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, इट कंटेन्स डीएनए, कुछ बेसिक प्रोटीन होता है कॉल्ड हिस्टोन्स और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए भी होता है। फिर जो एक ये फैक्ट है, सिंगल ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है अप्रॉक्सीमेटली। सो यू कैन लाइक वंडर कि कितना लंबा डीएनए थ्रेड है जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस्ड है। एंड इसके बाद क्रोमोसोम्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो अगर हम सिंपल देखें तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये इसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, और इसी के साइड्स पे डिस्क लाइक कुछ होते हैं स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। और इसकी पोजीशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दैट इज मेटासेंट्रिक, जिसमें कि सेंट्रल जैसे मैंने बनाया है जो दिस इज मेटासेंट्रिक, एंड सब मेटासेंट्रिक जिसमें कि थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड डिस्प्लेस होता है, या वी कैन से कि जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। देन एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है दैट इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, एंड फाइनली वी हैव टेलोसेंट्रिक जिसमें कि बेसिकली टर्मिनली लोकेटेड होता है सेंट्रोमियर। सो दिस इज टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम।
सो ये डायग्राम्स के मैंने आपको एंड सो विद दिस बस इसके बाद तो फिर एक माइक्रोबॉडीज़ और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, तो वैसे ही एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है विच इज़ प्रेजेंट एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन। मतलब ये इसके बेसिस पे हम डिवाइड नहीं करते क्रोमोसोम को, एंड इसे हम सैटेलाइट भी कहते हैं। सो माइक्रोबॉडीज़ हैं, ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है एंड इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड है। सो इसके बाद समरी आप पढ़ लीजिएगा, आपको चैप्टर में पूरा लाइक एक ओवरव्यू हो जाएगा फाइनली, एंड सो दैट्स इट। सो इस चैप्टर में तो बेसिकली हमने सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखा। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल साइकिल देखेंगे, जिसमें कि हमें बेसिकली क्रोमोसोम्स से ही डील करना है। सो ठीक है, आप ऑल द बेस्ट। अब तो नीट में लाइक 6 मंथ्स बाकी हैं, सो आप डाल दीजिए जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि बाद में रिग्रेट ना हो। सो ऑल द बेस्ट।